Good morning, students. Students, in the previous classes, we have discussed some important topics of chapter number 1, like solubility and vapor pressure. And in these topics, we have discussed some laws. Firstly, we have discussed Henry's law in solubility, and then we have discussed Rod's law in vapor pressure concept. So, students, इन जो लॉज हैं ये हमने पढ़े हैं वेपर प्रेशर और सोल्यूबिलिटी के अंदर, ठीक है, जो डिफाइन करते हैं कि बेसिकली वेपर प्रेशर को, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस को बेसिकली डिफाइन करते हैं ये, क्योंकि प्रेशर ऑफ गैस और वेपर प्रेशर ऑलमोस्ट एक ही थिंग है, क्योंकि वेपर क्या होता है, गैस की फॉर्म में होता है, ठीक है, और उस द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, वो क्या उसको क्या बोलते हैं हम, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि इसकी सिमिलैरिटी क्या क्या है इन दोनों लॉज में, ठीक है, और क्या क्या इनके बीच डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज के ऊपर आते हैं कि सिमिलैरिटीज क्या क्या है रोल्स लॉ और हेनरीज लॉ के बीच। सबसे पहली तो है बोथ लॉज अप्लाई टू द वोलेटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। सबसे ज्यादा जो सबसे मेन सिमिलैरिटी है इन दोनों की क्या है कि दोनों ही लॉ किस पे अप्लाई होते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट्स पे। वोलेटाइल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर का इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, वीक होता है, और जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं या फिर इजीली सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि हेनरीज लॉ किसके अंदर डील कर रहा है, सोल्यूबिलिटी के अंदर, और रोल्स लॉ वेपर प्रेशर के अंदर, ठीक है। तो वोलेटाइल जो कंपोनेंट होगा वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों में ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, हेनरीज लॉ के लिए भी रोल्स लॉ के लिए भी। इसीलिए वोलेटाइल जो है कंपोनेंट हम लेंगे रोल्स लॉ के लिए भी और हेनरीज लॉ के लिए भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो सिमिलैरिटी है रोल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ की क्या है कि बोथ लॉ स्टेट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द दैट कंपोनेंट, ठीक है। दोनों ही क्या डिफाइन करते हैं कि वेपर प्रेशर है जो एक कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। दोनों ही लॉ इसी चीज को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो ये दोनों के बीच सिमिलैरिटी है कि एक तो वो जो कंपोनेंट है दोनों में ही वोलेटाइल कंपोनेंट मोस्टली यूज होते हैं, और दूसरा क्या कि जो दोनों है वो क्या डिफाइन करते हैं कि वेपर प्रेशर है जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर सिमिलैरिटी है। उसके बाद डिफरेंसेस पे आते हैं। डिफरेंस क्या है रोल्स लॉ और हेनरी लॉ के बीच। रोल्स लॉ है वो डिफाइंस करता है क्या कि प्रोपोर्शनली कांस्टेंट एज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको वेपर उसके क्या बताया जाता है इसमें कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है। देखो रोल्स लॉ के अंदर हमें क्या बताया जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ that component multiplied by the partial vapor pressure of pure component, ठीक है। जब वो प्योर कंपोनेंट हो, अगर हम देखें कि किसी भी प्योर कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है किसी एक गिवन टेम्परेचर पे वो कांस्टेंट होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर इसको कांस्टेंट को हम हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, ठीक है। तो अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी के का जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है हमारी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। तो इसमें यही बोला है कि रोल्स लॉ क्या करता है, प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट को डिफाइन करता है एज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है। उसके रूप में कि प्रोपोर्शनैलिटी का जो कांस्टेंट है वो क्या है, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, ठीक है। लेकिन हेनरीज लॉ के अंदर क्या होता है कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, वो डिफाइन वो किससे कैलकुलेट की जाती है, एक्सपेरिमेंट से डेराइव की जाती है, डिटरमाइन की जाती है। क्योंकि हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के है मान लो। तो अब इसको हटाने के लिए हमने क्या यूज किया था इसमें
KH इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम हेनरीज कांस्टेंट बोलते थे, ठीक है, KH को इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, हेनरीज कांस्टेंट, इसके इक्वल आया था, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो कांस्टेंट है और इसमें जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू अलग अलग है। इसमें तो जो कांस्टेंट है वो क्या है, एक प्योर कंपोनेंट का क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर है, एक प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट टर्म के रूप में यूज हुआ है। और यहां पे क्या है, ये हेनरीज ने कांस्टेंट दिया जिसको बोला गया KH, ठीक है। तो ये क्या है, ये अलग अलग गैसेस का अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग गैसेस का अलग अलग क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है ये, ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट होता है। तो ये था बेसिकली डिफरेंस, सिर्फ डिफरेंस किसके अंदर है, कांस्टेंट टर्म के अंदर, ठीक है। और सिमिलैरिटीज क्या है कि दोनों ही लॉ वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए अप्लाई होते हैं और दोनों ही लॉज डिफाइन क्या करते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। जिस कंपोनेंट का हम पार्शियल वेपर प्रेशर ले रहे हैं वो उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितना वेपर प्रेशर बढ़ेगा उतना ही मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, या जितना मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये थी सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन रोल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ। अब आगे चलते हैं। So students, our next topic is ideal and non-ideal solutions. So ideal और non-ideal solutions क्या होते हैं ये हम जानेंगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले ideal solution अगर आपको एक लाइन में आंसर करना हो तो आप क्या बोलोगे, द solution which obeys Rolle's law over the entire range of concentration is called ideal solution, ठीक है। उसको ideal solution बोला जाएगा जो Rolle's law को ओबे करेगा एंड कंसंट्रेशन की हर रेंज पे, यानी कि अगर थोड़ा सा अमाउंट, अगर हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट है सोल्यूट का तब भी वो रोल्स लॉ को फॉलो करेगा, अगर ज्यादा अमाउंट है सोल्यूट का तब भी वो क्या करेगा, रोल्स लॉ को फॉलो करेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशन। और रोल्स लॉ हम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, बेसिकली वो फॉलो किस लॉ को करेगा, इस लॉ को फॉलो करेगा कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट विल बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड द पार्शियल ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है, उसका यानी कि प्रेशर जो होगा, वेपर प्रेशर जो अभी हमने डिस्कस किया है रोल्स लॉ के बारे में काफी सारा, वो सभी इसके अंदर हम इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो इसको सिंपली ऐसे सम अप करते हैं फॉर्मूले को, ठीक है, जो हमने रोल्स लॉ के अंदर पढ़ा है। सिंपली हमें याद रखना है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जो ओबे करेगा रोल्स लॉ को किसी भी कंसंट्रेशन की रेंज पे, ठीक है। अगर उसके अंदर कम सोल्यूट है तब भी वो, अगर ज्यादा सोल्यूट है तब भी रोल्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है, ओबे करेगा। तो उसके बाद आगे नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या होता है आइडियल सॉल्यूशंस में। इन दीज सॉल्यूशंस सोल्यूट सोल्यूट एंड सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शंस, यानी कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स के साथ ही आपस में इंटरेक्शन, और सोलवेंट सोलवेंट यानी कि सोलवेंट जो है हमारा उसके पार्टिकल्स की आपस में इंटरेक्शन आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन इन सॉल्यूशन। वे सभी सिमिलर होंगी किसके साथ, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स की इंटरेक्शन है किसके साथ, सोलवेंट के पार्टिकल्स के साथ, वो इक्वल होगा। ऐसा क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये रोल्स लॉ को फॉलो करता है। अब रोल्स लॉ को फॉलो करता है तब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि रोल्स लॉ किसके ऊपर काम करता है, किनके ऊपर अप्लाई होता है, जो वोलेटाइल क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। वोलेटाइल कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि दोनों ही क्या होंगे, लिक्विड होंगे, क्योंकि वोलेटाइल क्या होता है, जिनका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, लो होता है, और जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं और इजीली सोल्यूबल होते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट कौन से होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो जब दोनों ही लिक्विड हैं तो सोल्यूट भी लिक्विड है, सोलवेंट भी लिक्विड है। अब सोल्यूट के भी पार्टिकल्स के बीच की इंटरेक्शन वीक है और सोलवेंट के पार्टिकल्स के बीच की भी इंटरेक्शन वीक है। अब चाहे वो
एक दूसरे के पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन करे, चाहे वो अपने पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन करे, तो ओवरऑल रिजल्ट मतलब इंटरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। अगर वो अपने पार्टिकल्स के साथ भी करते हैं तब भी सेम इंटरेक्शन से इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। और दूसरे के पार्टिकल से सोलवेंट के पार्टिकल से कर रहा है तब भी उनके बीच की इंटरेक्शन ऑलमोस्ट इक्वल होगी। तो ये है इसके सेकंड पॉइंट में। अब थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो। जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जब उनको मिक्स किया जाता है तो हीट चेंज जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि अंदर कोई हीट चेंज नहीं होता, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा ऑफ एच इज इक्वल टू जीरो। यानी कि डेल्टा एच से हम क्या दिखाते हैं कि चेंज इन हीट, चेंज इन हीट को कैसे लिखा जाता है, डेल्टा एच से। तो यानी कि डेल्टा एच इक्वल होगा जीरो के, यानी कि चेंज इन हीट किसके इक्वल होगा, जीरो के। इसका मतलब क्या है कि ना तो एनर्जी रिलीज हुई है और ना ही एब्जॉर्ब हुई है। यानी कि अगर दो हम आइडियल सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं तो उनके अंदर कोई भी हीट चेंज नहीं होता, ना तो हमें एनर्जी देने की आवश्यकता होती है उसको, और ना ही उनको मिलाने से एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो, वॉल्यूम चेंज भी जीरो होगा मिक्सिंग के बाद। मान लो अगर हम दो आइडियल सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, एक सॉल्यूशन है ए और दूसरा है बी, ठीक है, इनको मिला के जो सॉल्यूशन बन रहा है हमारा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा इन दोनों के वॉल्यूम के सम के। यानी कि ना तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ना ही वॉल्यूम क्या कर रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। ना तो एक्सपेंड हो रहा है वॉल्यूम, नो एक्सपेंशन, और ना ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, नो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये है। और डीवी डेल्टा वी से हम क्या दिखा रहे हैं, चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब इनके कुछ एग्जांपल्स हैं आइडियल सॉल्यूशंस के। ये 3 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स तो हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, बेंजीन प्लस ट्यूलिन, ठीक है, बेंजीन प्लस ट्यूलिन। यानी कि जब बेंजीन के अंदर हम ट्यूलिन को मिक्स करेंगे, बेंजीन बेसिकली होता क्या है, C6H6, और ट्यूलिन क्या होता है हमारा, C7H8, ठीक है। अब ट्यूलिन को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C6H5 उसके बाद CH3, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। यानी कि इनका जो सॉल्यूशन आएगा ये दोनों ही क्या बनाएंगे, एक नियरली आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। अगर इसको हम मिलाते हैं, इसके अंदर बेंजीन को हम मिलाते हैं ट्यूलिन के अंदर, तो बेसिकली हमारा जो रिजल्ट आता है सॉल्यूशन का वो कैसा आएगा, आइडियल सॉल्यूशन आएगा, नियरली आइडियल, ठीक है, ऑलमोस्ट आइडियल होगा। यानी कि वो नियरली क्या करेगा, ओबे करेगा रोल्स लॉ को, ठीक है। उसके बाद हमारा एन हेक्सेन एंड हेप्टेन, ठीक है, एन हेक्सेन एंड हेप्टेन। हेक्ट से हमें क्या पता चल रहा है कि कार्बन कितने हैं, 6 हैं, यानी कि C6, और क्योंकि इसने बोला है हेक्सेन यानी कि एल्केन है, यानी कि सिंगल बॉन्डिंग है, तो इसका कितना आएगा, H14 प्लस मिक्स कर रहे हैं हम किसके अंदर, एन हेप्टेन के अंदर। हेप्ट किसको बोलता है, बोला जाता है जब कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन कितने हो, 7 हो, ठीक है, यानी कि H16, ठीक है। यानी कि एन हेक्सेन क्या होता है, C6H14, और हेप्टेन क्या होता है, C7H16। जब इनको हम मिक्स करते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं, वो भी कैसा सॉल्यूशन आता है, आइडियल सॉल्यूशन आता है। उसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करने की बात है कि जो सॉल्यूशन है जब उनको हम क्या करते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट करना मतलब उनके अंदर जब सोलवेंट ऐड कर दिया जाता है या वाटर वगैरह, ठीक है, जब लिक्विड उनके अंदर ऐड कर दिया जाता है और उनको और क्या कर दिया जाता है, कम जो है कंसंट्रेट कर दिया जाता है, उनकी कंसंट्रेशन गिर जाती है, कंसंट्रेशन कम कर दी जाती है, तब वो सॉल्यूशन कैसे हो जाते हैं, वो बिहेव करते हैं एज एन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन है उसको अगर हम डाइल्यूट कर देंगे, उसके अंदर वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है, सॉल्वेंट ऐड कर देंगे, तो वो कैसा बिहेव करेगा, आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब ये था हमारा आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स
और नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच इज जस्ट अपोजिट टू द प्रीवियस वन। जो हमने अभी पढ़ा है आइडियल सॉल्यूशन, उसका बिल्कुल ही क्या है, अपोजिट है ये। वो आइडियल सॉल्यूशन क्या था, जो रोल्स लॉ को ओबे कर रहा था किस पे, ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। लेकिन ये क्या करेगा, ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन ओबे नहीं करेगा रोल्स लॉ को, ठीक है। तो द सॉल्यूशन व्हिच डजंट ओबे रोल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि अगर उसके अंदर सोल्यूट कम है तब भी वो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ओबे नहीं करेगा। अगर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी गई है, उसके अंदर सोल्यूट ऐड कर दिया गया है, तब भी क्या होगा, वो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब फॉर्मूला क्या होता है रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग, रोल्स लॉ क्या कहता है कि हमने जो पढ़ा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल्स टू क्या होता है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्या प्योर कंपोनेंट, ठीक है, ये होता है। लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इक्वल नहीं होंगे कभी, ठीक है। और ना ही ऐसे ही बी कंपोनेंट के केस में ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये ओबे नहीं कर रहा रोल्स लॉ को, तो इसलिए क्या होगा, अनइक्वल होंगे ये दोनों जो इक्वेशंस हैं। उसके बाद क्या है, सेकंड उसकी जो पॉइंट था कि जो सोल्यूट और सोलवेंट इंटरेक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, किसके, सोल्वेंट के इंटरेक्शन के। लेकिन ये क्या है, इस केस में सोल्यूट और सोलवेंट इंटरेक्शन जो है वो इक्वल नहीं होगी, डिफरेंट होगी सोल्वेंट इंटरेक्शन से। यानी कि सोल्यूट के पार्टिकल्स को कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं और सोलवेंट के पार्टिकल्स को कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो डिफरेंट होगा किससे, सोल्यूट के पार्टिकल जब सोलवेंट के पार्टिकल्स को, यानी कि एक दूसरे के पार्टिकल्स को जब वो इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, उनके साथ जो रिलेशन आएगा, ठीक है। तो ये जो है सेकंड पॉइंट है इसका, डिफरेंट होगा। डिफरेंट का मतलब क्या है, इक्वल नहीं होंगे, या तो ज्यादा होंगे या कम होंगे, ठीक है, या तो उनकी इंटरेक्शन ज्यादा होगी या उनकी इंटरेक्शन कम होगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट था हमारा कि जो हीट चेंज है उसमें जीरो के इक्वल होता है, लेकिन इसमें हीट चेंज होगा, या तो रिलीज होगी या क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी हीट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि चेंज इन हीट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि चेंज जरूर होगा हीट में। उसके बाद वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, इसके अंदर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को जब आपस में ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, तो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो वॉल्यूम के अंदर चेंज भी जरूर आएगा, इसलिए ये भी हम लिखेंगे डेल्टा बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब जानेंगे टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है, कि कितने टाइप के होते हैं, कैसे क्या क्या कौन कौन से टाइप हैं। तो सबसे पहला इसके पढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये है कि ये जो है, अब इसमें अनइक्वल तो हमने बोल दिया, अनइक्वल का मतलब क्या है, या तो ये ग्रेटर देन होगा इससे, या क्या होगा, या लेस देन होगा, या तो इससे ग्रेटर देन होगा या इससे लेस देन होगा। दो ही चीजें हो सकती है ना, जब इक्वल नहीं है तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो इससे बड़ा होगा या छोटा होगा। तो जब पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो उसका मतलब क्या है कि ये ग्रेटर होगा, ठीक है, ये ग्रेटर होगा, यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ग्रेटर देन होगा किसके, इन दोनों की प्रोडक्ट से, ठीक है। तो ऐसा ही इसके केस में होगा, जब पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो ये ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो ऐसा करेंगे इसमें। अभी के लिए हम इनको अनइक्वल ही छोड़ दें। तो आइए पढ़ते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या बोलती है, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, कि इन दीस सॉल्यूशंस द सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन, जो सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन, यानी कि सोल्यूट के पार्टिकल्स सोलवेंट के पार्टिकल्स के साथ जब इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो क्या होगी, इज वीकर या लेसर देन, वीक कम होगी किससे, सोल्यूट और सोलवेंट जब वो इंडिविजुअली अपने अपने पार्टिकल्स के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तब तो उनकी जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा होगी। जब वो एक दूसरे के पार्टिकल्स के साथ, यानी कि सोल्यूट सोलवेंट के
और सॉल्वेंट सॉल्यूट के पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन कर रहा है वो क्या होगी, वीक होगी। तब जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। और इसका मीनिंग क्या होगा, क्योंकि जो है इंडिविजुअल जो है कंपोनेंट क्या कर रहा है कि पार्टिकल ज्यादा इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, इसलिए उनका प्रेशर ज्यादा होगा किनसे, जो हमारा इंडिविजुअल से ज्यादा होगा पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ग्रेटर देन आ गया। मैंने बताया था कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये ग्रेटर होगा किससे, राइट साइड वाले से, ठीक है। तो अब ये ग्रेटर हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए ग्रेटर हो गया इनकी दोनों की प्रोडक्ट से, ठीक है, इसके मोल फ्रैक्शन और इसके प्योर कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर से, ठीक है, की प्रोडक्ट से। ऐसे ही बी के केस में। अब इस इक्वेशन को आगे जब हम फर्दर बनाएं, अगर हम देखो ये लेफ्ट साइड जो है राइट साइड से ग्रेटर है, ये भी लेफ्ट साइड ग्रेटर है राइट साइड से। अब जब दोनों केस में लेफ्ट साइड ग्रेटर है और राइट साइड लेस है, तो अगर हम लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में जोड़ दें और राइट साइड को दोनों को ऐड कर दें, तो भी क्या होगा, जो ओवरऑल हमारा रिजल्ट आएगा उसमें भी लेफ्ट साइड ग्रेटर होगी, क्योंकि यहां भी लेफ्ट साइड ग्रेटर थी, यहां भी लेफ्ट साइड ग्रेटर थी, और यहां भी राइट साइड लेसर थी, यहां भी राइट साइड लेसर थी। इसलिए जब इनको ऐड कर दिया हमने और ओवरऑल रिजल्ट क्या आया कि ये जो रिजल्ट में आई हमारी लेफ्ट साइड, ये भी ग्रेटर आएगी राइट साइड से, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, प्रेशर ऑफ ए वेपर प्रेशर ऑफ बी ग्रेटर आएगा इन दोनों, इसकी प्रोडक्ट जमा इसकी प्रोडक्ट से, ठीक है। अब ये होता क्या है, प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी क्या होता है, एक कंपोनेंट का जमा दूसरे कंपोनेंट का प्रेशर, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो किसका कंपोनेंट आता है, ओवरऑल सॉल्यूशन का प्रेशर आता है ना। टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर क्या आता है, इन दोनों का कंपोनेंट के प्रेशर का सम। ये किसने कहा था, डाल्टन ने कहा था, जो हमने 11th में पढ़ा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ Pa प्लस Pb इक्वल्स टू होगा Pd के, यानी कि टोटल प्रेशर के। तो इसकी जगह टोटल प्रेशर से रिप्लेस कर दिया तो इक्वेशन ये बन गई हमारी, ठीक है। तो ये होगी हमारी इक्वेशन जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे, जब पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, ठीक है। इनको अगर एक बार ग्राफ पे देखें तो ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार बनता है। हमने अभी ग्राफ बनाना था, जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम क्या कर रहे थे, जो हमारा पीबी है उसको क्या कर रहे थे, हम ज्यादा वोलेटाइल ले रहे थे, ठीक है। यानी कि पीबी हमारा अगर मतलब बी कंपोनेंट है, जो बी कंपोनेंट है वो ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक है, ये लिया था हमने। और ए कंपोनेंट है वो कम वोलेटाइल है, यानी कि उनके बीच की इंटरेक्शन, कंपोनेंट ए के मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरेक्शन कम होगी क्योंकि वो कम वोलेटाइल है, तो इसलिए उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, इसलिए हम इसको नीचे रख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, पी नोट ए, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है। और यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है। मैंने स्लाइटली हाई दिखा दिया क्योंकि ये क्या है, इससे ज्यादा वोलेटाइल है। थोड़ा और ऊपर दिखा देते हैं यहाँ पे। तो ये जो लाइन आएगी, ये जो लाइन आएगी, ठीक है, ये क्या आएगी, ये किसके इक्वल आएगी, ये किसके इक्वल आएगी, टोटल वेपर प्रेशर के इक्वल आएगी, ठीक है। ये प्रेशर ऑफ ए है। अगर हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन 1 होता है, ठीक है। सम करने के बाद सभी कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन ओवरऑल रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। तो ये क्योंकि ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया, तो बी को के मोल फ्रैक्शन को 0 होना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर हम 1 लेते हैं और इसको 0, तो इसका मतलब क्या है, ये केवल ए ही, एक ही कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर जो कि ए है, ठीक है, और बी कंपोनेंट नहीं है। तो प्योर कंपोनेंट सिर्फ ए है, तो उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, प्योर प्रेशर ऑफ
वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए किसके इक्वल होगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है। तो इसके इक्वल आएगा अगर हमारा जो मोल फ्रैक्शन है एक का एक है, यानी कि हमारा सिर्फ एक ही कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अगर बीच में मान लो जब हम बढ़ाएंगे इसको हल्का सा बढ़ा दिया, यानी कि वे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक है ए है वो 0.8 हो गया, मान लो इसका हमने स्लाइटली थोड़ा डिक्रीज कर दिया, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा फिर 0.2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करके देखेंगे तो 1 ही आ रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर 1 ही होना चाहिए मोल फ्रैक्शन। तो जब ये करेगा तब हमारा जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है क्या आएगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, इसके इक्वल आएगा। अब पीटी इसके इक्वल आ रहा था, ठीक है, और फिर किसके इक्वल आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी के इक्वल आएगा। उसके बाद ऐसे ही जब हम इसको बढ़ाते चलेंगे तो यहां तक क्या होगा, यहां तक भी ये जो वेपर प्रेशर है यहां तक, इस लिमिट तक, जब तक क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 नहीं हो जाता और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 नहीं हो जाता, तब तक हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ बी के इक्वल ही आता रहेगा यहां तक। और जैसे ही हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 हो गया तो उसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ अब एक ही कंपोनेंट रह गया सॉल्यूशन के अंदर जो है बी, तो उसका वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी पे, ठीक है। तो टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा, जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी, ठीक है, इसके इक्वल आ जाएगा। तो अब हम जो है क्या कर रहे हैं, केस ले रहे हैं किसका, हम केस ले रहे हैं, किसका केस ले रहे हैं भाई, पॉजिटिव डेविएशन का। जब पॉजिटिव डेविएशन यानी कि ये जो है इससे ग्रेटर है, ये लाइन क्या बोल रही है, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी, तो जो है इस लाइन को हम हल्का सा ऊपर बढ़ा देंगे, ठीक है। ये क्या शो कर रही है कि ये लाइन जो है इससे ग्रेटर है, तो यहां पे आएगा हमारा क्या, यहां पे तो इक्वल है, यहां पे आएगा ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अगर इस लाइन को मैं मिलाऊं यहां से, अगर मैं इस लाइन को यहां से मिलाऊं और इस लाइन को यहां पे मिला दूं, ठीक है, ये लाइन क्या शो कर रही है, प्रेशर ऑफ ए को शो कर रही है, और ये लाइन प्रेशर ऑफ बी को शो कर रही है, ठीक है। तो इस लाइन को जब ग्रेटर वैल्यू आएगी इससे, ठीक है, जब पीटी इससे ग्रेटर होगा तब ये क्या होगा, यहां पे हमें इसको ऐसे ग्रेटर देन दिखाएंगे और इसको भी ऐसे हम ग्रेटर देन दिखाएंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा जो ग्राफ बनेगा हमारा पॉजिटिव, जब हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, तो हमारा ग्राफ ये बनेगा किसका, वेपर प्रेशर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, डिस्क्राइब कैसे करेंगे, इस ग्राफ के थ्रू डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। इस ग्राफ को उसी जो टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन वाले पार्ट के नीचे इसको मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे नेगेटिव डेविएशन वाला। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।